एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन टॉपिक के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले मैंने न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, अपना लाइफ प्रोसेस, इसका सबसे पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन के बाद वाला, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया था। जस्ट इन केस अगर तुमने वो नहीं देखा है और मतलब तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं और तुमको बहुत ही जल्दी से ये तुम्हें न्यूट्रिशन टॉपिक निपटाना है, तो तुम ये क्वेश्चंस देख सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है उस टॉपिक से मैंने सब क्वेश्चंस बनाकर इधर लिख दिए हैं, जिससे क्या होगा, तुम्हें फटाफट से ये न्यूट्रिशन चैप्टर को कवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बेसिकली टॉपिक कवर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफिक दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनके अंदर अपन को बेसिक डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस ऑटोट्रॉफ्स का मैंने लिख रखा है, हेटरोट्रॉफ्स का अपन खुद लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर वो अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। उनको किसकी डिपेंड होती है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, हेटरोट्रॉफ्स को ऑटोट्रॉफ्स की नीड होती है फॉर देयर न्यूट्रिशनल डिमांड, या अपने फूड के लिए उनको ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि दे रिक्वायर क्लोरोफिल। डेफिनेटली उनको क्लोरोफिल की नीड होती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। इनको क्लोरोफिल की क्या होती है, कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्लोरोफिल की इनको डिमांड नहीं होती है, क्योंकि उनको खाना बनाना ही नहीं होता है, वो ऑटोट्रॉफ्स से डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर कि दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी इसके अंदर मुझे CO2 लिखना था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो खाना बनाते हैं, तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को एज अ रिएक्शन के बाद रिलीज़ करते हैं। लेकिन इनके अंदर जस्ट अपोजिट होता है, ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और CO2 जो है उसको क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। अगर अपन ह्यूमंस का ही एग्जांपल लें तो अपन ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और CO2 को अपन रिलीज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड। बिल्कुल करेक्ट है, ये फोटोसिंथेसिस की मदद से ही क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन इधर तो ऐसा नहीं होता है, दे डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस जो है इनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि इनको अपना खाना खुद नहीं बनाना होता है। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, इसलिए इनको फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है दे आर प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन। मैंने तुम्हें जब हमने लेक्चर्स किए थे, उसका वीडियो स्टडी किया था न्यूट्रिशन का, तो अपने देखा था कि हमारे पास फूड चेंज होती है जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इस तरीके का चलता है। लेकिन जब अपन फूड चेन की इसी फूड चेन के अंदर मैंने कहा था कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, मतलब यही ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ से खाना एक्चुअल में बनता है, सिंपल रॉ मटीरियल्स को यूज़ कर। तो ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, मतलब ये खाना बनाते हैं और बाकी के ऑर्गेनिजम्स उन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ये कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली करें ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम या इनडायरेक्टली करें, लेकिन ये करेंगे ज़रूर। इसके अंदर एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर प्लांट्स होते हैं और एक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। ठीक है, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस आ जाते हैं और कुछ फंजाइज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अच्छे से डिटेल डिफरेंशिएट बिटवीन देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन द फंक्शंस ऑफ म्यूकस इन द स्टमक एंड व्हाट हैपेंस इफ द म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड इन द स्टमक। देखो, स्टमक जो होता है हमारा, उसके अंदर हमें पता है कि जैसे ही फूड एंटर करता है तो उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट होता है। ठीक है, क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। अब इस जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक HCl प्रेजेंट रहता है, एक हमारा एंजाइम रहता है पेप्सिन, वो प्रेजेंट रहता है, और एक प्रेजेंट रहता है म्यूकस। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, गैस्ट्रिक जूस बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एसिड की। एसिड क्या करता है, इसके कुछ काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी माइक्रोब्स हैं हमारे खाने के अंदर, या कुछ भी बैक्टीरियाज जो हैं हमारे खाने के अंदर, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देता है। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देगा। सेकेंड बात ये कि एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। हमारे स्टमक का जो मीडियम है, खाने का मीडियम कैसा कर देता है, पूरा एसिडिक कर देता है। और ये जो एसिडिक मीडियम है वो किस लिए ज़रूरी होता है, एसिडिक मीडियम जो है वो हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो पेप्सिन नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो बेसिकली ये पेप्सिन क्या होती है, ये एक एंजाइम होती है।
क्या होती है, ये एक एंजाइम होती है। तो ये जो एंजाइम होती है वो स्टमक में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इनएक्टिवेट का मतलब है कि उस समय वो काम नहीं कर रही होती है, इसको एक्टिवेशन करने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो वो क्या चाहिए रहता है, इसको एसिडिक मीडियम चाहिए रहता है इसको काम करने के लिए। तो एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेप्सिन एक्टिवेट हो जाती है और क्या करती है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करती है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करती है। अब तो है ना, अपन का जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था, म्यूकस के बारे में था। तो म्यूकस जो है, म्यूकस का फंक्शन क्या रहता है, तो जैसे सपोज करो कि ये हमारा स्टमक है, ये इसकी अंदर वाली लाइनिंग है, ठीक है, और वहाँ से ही क्या हो रहा है, एसिड सीक्रेट हो रहा है, HCl सीक्रेट हो रहा है। तो इस इनर वाली लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एसिड से इनर वाली लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस जो है वो क्या होता है, सीक्रेट होता है, ठीक है। और अगर ये म्यूकस नहीं सीक्रेट होगा स्टमक के अंदर, तो ये जो हमारी अंदर वाली लाइनिंग है, सबसे इनर लाइनिंग जो है स्टमक की, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये डिटियोरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें अल्सर्स हो सकते हैं स्टमक के अंदर, एसिडिटी हो सकती है, और है ना क्या हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो म्यूकस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। तो तुमसे पूछा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्यूकस इन द स्टमक, तो तुम क्या लिखोगे, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक जूसेस, एंड इफ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन द स्टमक, अगर ये सिक्रेट नहीं होगा तो इट विल कॉज अल्सर्स और एसिडिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस इन द फैट्स डाइजेशन। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बाइल जूस आता कहाँ से है। तो बाइल जूस जो है ना वो लिवर से आता है। कहाँ से आता है, लिवर से आता है। जाता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है। बाइल जूस लिवर सिक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो चला जाता है, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो बाइल जूस बना हुआ किसका होता है, बाइल जूस के अंदर 3 चीज़ें होती है, देखो, एक होता है बिलीरूबिन, ठीक है। सेकेंड होता है बिलीवर्डिन, ठीक है। तीसरा होता है हमारा बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, बाइल जूस बना लेते हैं। बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन जो है ना वो एक तरीके के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। और ये है ना जो हमारे फीसेस होते हैं, जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, जो हमारा एक्सक्रीटा होता है उसको क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इनका बॉडी में एक्सेस हो जाए किसी कारणवश, तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। ये बात पहले ही बता रखी है, जिसको अपन हिंदी में पीलिया भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाइल सॉल्ट्स का क्या काम होता है। बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सीधा फैट्स के मॉलिक्यूल पे काम करते हैं। जो फैट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, जब अपन खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो फैट्स का डाइजेशन होता है ना, पहले तो उसके अंदर फैट्स जो है वो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में। तो एक एंजाइम होती है, अगर हमें पता हो, नहीं पता हो तो बता देती हूँ, एक एंजाइम होती है लाइपेसिस, ठीक है। लाइपेसिस करके एक एंजाइम होती है जिसका काम ही यही होता है कि भाई वो फैट्स को डाइजेस्ट करें। लेकिन होता क्या है कि जो लाइपेसिस है ना वो इतने बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल पे काम नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर पाती हैं, फैट्स के मॉलिक्यूल पे काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, इन बड़े बड़े फैट्स मॉलिक्यूल को इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और फिर जब ये इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, जब ये इंटेस्टाइन के अंदर ये इतने फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो लाइपेसिस इन पे अपना काम करना शुरू कर देती है और फैट्स पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या रहता है, बाइल जूस का काम रहता है इन द फैट्स डाइजेशन। दे कन्वर्ट द बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस सो दैट द लाइपेसिस एंजाइम्स हेल्प एक्ट्स ऑन देम टू डाइजेस्ट द फैट्स कंप्लीटली। और फैट डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल बनाते हैं, और ये जाकर क्या होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन अकर्स एंड वाई। देखो, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी सी ट्यूब होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो माउथ से एनस तक क्या करती है, एक्सटेंड करती है। माउथ से लेकर एनस तक इतनी बड़ी ट्यूब होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, और जो फूड होता है डाइजेशन प्रोसेस के दौरान इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही मूव करता है फॉर इट्स कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन के लिए भी, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है। मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, बॉडी के अंदर। मैक्सिमम डाइजेशन भी इधर होगा और एब्जॉर्प्शन भी इधर होगा, डाइजेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होता है, इधर ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये क्या पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना 3 तरीके के सिक्रेशंस आते हैं, 3 तरीके के सिक्रेशंस आते हैं। कौन से आते हैं, एक तो लिवर से आ रहा है, कौन आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, ठीक है, लिवर से बाइल जूस आ रहा है। एक पेनक्रियास से आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, ठीक है। और तीसरा कहाँ से आ रहा है, खुद का स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस आ रहा है। तुम स्मॉल मत लिखो,
इंटेस्टाइनल जूस लिखो, ज़्यादा सही लगेगा। इंटेस्टाइनल जूस आता है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है पता है? इंटेस्टाइनल जूस का नाम, इंटेस्टाइनल जूस का नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। यस, क्या नाम होता है? सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। ये 3 बड़े बड़े जूसेस जो हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये जूसेस जो हैं, उनके अंदर खूब सारी एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों जूसेस जो हैं वो कहाँ पे आकर डिलीवर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके जैसे काफ़ी सारा यहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है कि जैसे सपोज करो कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर तुमने डायग्राम देखा हो एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो कुछ इस तरीके से बनी हुई रहती है। तो अगर इसका एक क्लोज व्यू देते हैं ना, मैं इतना सा व्यू अगर तुम्हें दिखाऊं, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके के क्या रहते हैं, कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके के प्रोजेक्शंस। इन प्रोजेक्शंस को अपन क्या कहते हैं? विलाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अपने फिंगर जैसा ही दिखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, जिनको विलाइस कहते हैं। और ये विलाइस क्या करते हैं? सरफेस एरिया जो होता है ना डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का, वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, विलाइस की वजह से सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन भी इधर हो रहा है, और डाइजेशन इधर हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी इधर ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन द हर्बीवोरस इज लॉन्गर देन कार्निवोरस? तो सबसे पहले तुम जान लो कि हर्बीवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है। और कार्निवोरस क्या होते हैं? जो मीट खाते हैं, जो क्या खाते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो होते हैं जो क्या खाते हैं? मीट को खाते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। और हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स जब वो खाते हैं ना, तो प्लांट्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पाया जाता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पाया जाता है, जिसका नाम होता है सेल्यूलोज। सॉरी, स्पेलिंग ढंग से लिख लेती हूँ। क्या नाम होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पाया जाता है, और इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है ये, तो इससे इजीली डाइजेस्ट होता नहीं है। और इसी का कारण, यही कारण होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, हर्बीवोर्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और कार्निवोरस को क्योंकि उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना नहीं है, इसलिए उनको इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन की नीड है नहीं, तो वहाँ होती भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What causes the movement of the food in the alimentary canal and define the pathway in which the movement of the food occurs in the alimentary canal? दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों को मैंने साथ में ही लिखा है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल मैंने तुम्हें बता रखा है कि क्या होती है, अभी भी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है? माउथ से लेकर एनस तक रहती है, ये बात हमें पता है, ठीक है। अभी एक बार अपन जान लेते हैं कि ये इसका मतलब कहाँ, मतलब जो एक एक ऑर्गन इसका अपन डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। देखो, माउथ से तो ये शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा? माउथ के बाद आएगा हमारा ईसोफेगस, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। माउथ के बाद पहले खाना आया, ठीक है, फिर कहाँ गया? ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के बाद वो गया स्टमक के अंदर, ठीक है। ईसोफेगस के बाद गया वो स्टमक के अंदर, स्टमक के बाद गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद गया वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, फिर रैक्टम के अंदर गया, और फिर गया एनस के अंदर। कभी कभी रैक्टम नहीं भी लिखा हुआ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से सीधा एनस भी बोल देते हैं, तो ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वही गलत है। ऐसा कभी कभी लिखा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन से सीधा एनस में, या कभी और प्रिसाइजली लिखना चाहे तो लार्ज इंटेस्टाइन, रैक्टम और फिर एनस, इस तरीके से लिखा आता है। तो ये क्या होगा? ये माउथ से लेकर एनस तक का जो ये पूरा सफ़र ये हमने तय किया ना हमारे खाने ने, इसी को ही क्या कहते हैं? पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और यही क्या रहता है? उनका पाथवे भी रहता है इन विच द मूवमेंट ऑफ द फूड अकर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। डिफाइन द पाथवे इन विच द मूवमेंट ऑफ द फूड अकर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये पाथवे यही है, पहले माउथ में, फिर ईसोफेगस में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रैक्टम एंड एनस। एंड वॉट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल? मतलब कोई ऐसा प्रोसेस तो होगा ना जिसकी मदद से खाना माउथ से ईसोफेगस में जा रहा है, ईसोफेगस से स्टमक में जा रहा है, फिर स्टमक से स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रैक्टम एंड देन एनस। ये जो पाथवे होता है जिसकी वजह से जो फूड का मूवमेंट है वो सीरीज़ में अच्छे से स्मूथली चल रहा है, फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस एंड देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, देन एनस, तो इस मूवमेंट को अपन कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और है ना, इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो एक ऐसा मूवमेंट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तुम ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यही क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बेसिकली अगर मैं डायग्रामेटिकली तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखो, इस तरीके से मूव करता है,
अंदर वाली जो लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का ऐसे प्रोसेस है। जैसे सपोज करो द फूड पार्टिकल है ना, तो ये फूड पार्टिकल जो है वो इस तरीके से देखो मूव करेगा इसके अंदर, और इसी तरीके से वो पूरी बॉडी के अंदर या पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव करेगा फॉर इट्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक एक ऐसा मूवमेंट है जिसकी वजह से जो है ना खाना होता है, हमारा जो फूड होता है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है, और किस पाथवे में मूव करता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सेलेरी अमाइलेज एंड लाइपेसेस। चलो एक एक का फंक्शन करते हैं, एक एक का फंक्शन हमें यहाँ पे पूछा गया है, अपन अभी यहाँ पे जान लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ट्रिप्सिन क्या रहता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है जो किसके ऊपर काम करता है, प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, प्रोटीन्स के ऊपर। तो अगर तुम्हें ट्रिप्सिन का कोई फंक्शन पूछे तो तुम क्या बोलोगे कि इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। सिमिलरली अगर कोई पेप्सिन का फंक्शन पूछे तो भी तुम क्या बोलोगे कि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में ही हेल्प करता है। दोनों ही एंजाइम्स क्या कर रही हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद कर रही हैं अलग अलग लेवल पर। सिलाइवरी अमाइलेज पाया कहाँ जाता है, सिलाइवरी अमाइलेज माउथ में आता है, माउथ में प्रेजेंट होता है। कौन सीक्रेट करता है इसको, सिलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं इसको माउथ के अंदर। जब खाना जैसे ही मुंह में आता है तो है ना माउथ के अंदर एक वाटरी सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिलाइवरी जूस कहते हैं। और सिलाइवरी जूस के अंदर सिलाइवरी अमाइलेज होता है और सलाइवा भी प्रेजेंट होता है। सिलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जो लाइपेसेस होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो सबके फंक्शन हमें पता पड़ गए। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, सिलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, और जो लाइपेसेस है वो फैट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which form carbohydrates, proteins and fats digested in the human body, or what are the end products of proteins, fats and carbohydrates। देखो जो हमारे जो हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर बेसिक जो चीज़ें हमें चाहिए रहती है वो क्या चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर प्रोवाइडिंग एज एनर्जी, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी को बिल्डिंग मटीरियल है, और फैट्स तो हेल्दी फैट्स तो चाहिए रहते हैं हमको खाने के लिए, मतलब हमारे खाने में। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमें चाहिए रहती हैं हमको इन आवर फूड। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में डाइजेस्ट होती हैं। क्या वो कार्बोहाइड्रेट एज इट इज़ जैसा आया है फूड के अंदर वैसे वैसे डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर वो वैसे ही डाइजेस्ट हो जाता तो हमें इतना ज़्यादा प्रोसेस करने की नीड ही नहीं रहती, इतना ज़्यादा उसको ब्रेक डाउन करने की नीड ही नहीं रहती। हमें पता है हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइजेशन करना है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। तो देखो अब अपन बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस फॉर्म में डाइजेस्ट होते हैं। जैसे अगर हमने कोई खाना खाया, ठीक है, जैसे रोटी सब्जी खाई, उसके अंदर रोटी खाई, चावल खाए, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर उसका डाइजेशन करना है तो वो किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो होगा ना कार्बोहाइड्रेट्स को, सपोज करो इतना बड़ा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल क्या ब्रेक डाउन किया, करा 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 और किया और किया और किया, तो ये जो इतना सा छोटा सा सबसे स्मॉलेस्ट इसका जो यूनिट बना है ना वो क्या है, ग्लूकोज है। अगर ये बन गया तो उसके बाद क्या हो गया, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको और फर्दर हमें ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, प्रोटीन्स की बात करते हैं। सपोज करो किसी ने पनीर खाया है, किसी ने सोयाबीन खाया है, तो उसके अंदर खूब सारा प्रोटीन है, तो उसको डाइजेशन किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन्स का जो डाइजेशन होता है वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होता है। मतलब अगर कोई इतना बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, अगर इसका बहुत ज़्यादा डाइजेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, तो एक छोटा सा जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा जिसको और फर्दर अपन डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो है अमीनो एसिड्स। एक बार अमीनो एसिड्स बन गया तो वो सीधा एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जाएगा, अब इसका और कोई डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैट्स। फैट्स को कैसे डाइजेस्ट कर, किस फॉर्म में हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है। फैट्स को डाइजेस्ट करती है फैटी एसिड्स के फॉर्म में, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के फॉर्म में जो है वो फैट्स डाइजेस्ट हमारी बॉडी में हो जाते हैं। तो ये क्या था, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं लेकिन आंसर दोनों का ही क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस और द नेम द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड और व्हाट आर द इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ये तीन अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं लेकिन बातें हमें इनमें सब में एक जैसी ही लिखनी है। मैंने डिफरेंट फॉर्म्स बताए हैं कैसे कैसे पूछा जा सकता है ये प्रोसेस। देखो ये जो प्रोसेस है ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत अर्लियर वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखा है, प्लीज़ जाके उसको देख लेना क्योंकि उसके अंदर जो नोट्स लिखे हैं वही बहुत सफिशिएंट है इस पूरे आंसर को क्या लिखने के लिए और फुल ऑन फुल स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि लिखना कैसे है। तो जब भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होती है कि भाई फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग द सिंपल रॉ मटीरियल्स लाइक CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद तुम्हें क्या लिखनी है, इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या होती है, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 बनाते हैं। ठीक है, ये हमें कल लिख देना है। फिर नेक्स्ट हमें क्या लिखना है कि द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर
फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, ये लिख दिया। फिर अपन क्या लिखेंगे कि फ्रॉम वेयर डज दीज रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम, ये आते कहाँ से हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से आ रहा है, वाटर जो है वो सॉइल में से रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, सनलाइट जो है वो भी क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से आ रहा है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल है वो प्लांट के अंदर खुद प्रेजेंट है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्या मदद करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, कौन से सेल्स में प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को लिखना है। और एंड में क्या लिखना है, अपन को इवेंट्स लिखने हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स जो होते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट ट्रैप होगी, वो लाइट एनर्जी, पहले सनलाइट का ट्रैपिंग होगा क्लोरोफिल की मदद से, फिर जो सनलाइट है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। केमिकल एनर्जी में क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। और फिर क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और सॉरी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ग्लूकोज के अंदर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये लिखना है, ओके। सो ये पूरा क्या था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें बताई है कि किस तरीके से तुम्हें लिखना है। बाकी अगर इसका डिटेल तुम्हें रिटन फॉर्मेट में भी चाहिए तो वो अर्लियर वीडियो में जो मैंने न्यूट्रिशन में एक्सप्लेन किया है, पूरा न्यूट्रिशन वाला वीडियो, उसके अंदर ये चीज़ है, तो तुम उसमें से नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है, जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर लिविंग, तो प्लांट्स को भी चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस चाहिए रहती है उसको। फोटोसिंथेसिस के दौरान में भी अपन ने देखा कि CO2 चाहिए रहता है। तो ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का और वाटर का, वो कैसे होता है। वाटर का एक्सचेंज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। अगर तुम्हें पता हो, ट्रांसपिरेशन लॉसेज होते हैं प्लांट के अंदर। मतलब क्या होता है, वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, लॉस होता है थ्रू लीव्स के ज़रिए या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स के ज़रिए, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो देखो, एक जो लीव्स होती है हमारी, ठीक है, ये इसका अपर सरफेस है और ये नीचे वाला सरफेस है, ठीक है, ये नीचे वाला सरफेस है, ठीक है। तो ये जो अपर वाला सरफेस है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वो जो सेल्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और उनका नाम होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा बोलो या स्टोमेटल सेल्स बोलो, एक ही बात है, स्टोमेटल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ किस तरीके के दिखते हैं, वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, बीन शेप्ड, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। और बीच में जो मैंने ये स्पेस बनाया ना, इसको क्या बोलते हैं, पोर कहते हैं या फिर स्टोमेटल अपेचर कहते हैं, स्टोमेटल अपेचर कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस स्टोमेटा की मदद से ही क्या होता है कि जो गैसेस और वाटर है ना, उसका एक्सचेंज होता है। किस तरीके से होता है, देखो, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत पीक लेवल पे चलता है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें पता है जो है ना, वाटर रिलीज़ होगा और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो सेल है वो क्या हो जाता है, टर्गिड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, टर्गिड, TURGID, टर्गिड हो जाता है, जिसकी वजह से सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो ये जो स्टोमेटल अपेचर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। वैसे वो किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से बंद फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, बंद फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब इनके अंदर टर्गिड हो जाते हैं सेल्स, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और वाटर का अमाउंट ज़्यादा बन जाता है, तो ये टर्गिड हो जाता है, तो बहुत प्रेशर बन जाता है इनके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने की वजह से ये ओपन हो जाते हैं और ओपन होने की वजह से क्या करते हैं, गैसेज और वाटर एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो वापस से वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये ओपनिंग और क्लोजनिंग जो है वो किसकी मदद से होती है, गार्ड सेल्स की मदद से होती है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये जो मैंने बीन शेप स्ट्रक्चर बना रखा है, ये गार्ड सेल्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो है ना, जो अपर्चर है, जो पोर है, वो बंद और खुल सकता है, खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है, ठीक है। और इस गार्ड सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं ऐसे डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह सब मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ये सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं तुम्हें न्यूट्रिशन का जल्दी से ओवरव्यू दे रही हूँ, ताकि अगर किसी ने न्यूट्रिशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आपको इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो ये सब क्या थे, हमारे न्यूट्रिशन के सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर, अगर आने होंगे तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।